आपने एडिटोरियल पढ़ा आज का? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हमजा, आप लोगों को आवाज आ रही है जवाद की, या सिर्फ मुझे नहीं आ रही? बाकियों को भी नहीं आ रही भाई जवाद? आपकी आवाज नहीं आ रही जवाद। चलो अपने माइक पे थोड़ा काम करो, फूके मारने से कुछ नहीं होगा, ये कोई दम दरूद वाला माइक नहीं है। अच्छा आयशा, आप बताएं, आपने एडिटोरियल पढ़ा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर एडिटोरियल पढ़े। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। क्या एडिटोरियल था? सर आज 3 एडिटोरियल थे। एक जो है वो स्पिरिट ऑफ लॉ के बारे में था, एक ब्लेमिंग अदर्स और डिफेक्शन रूलिंग। और ब्लेमिंग अदर्स में हम लोगों को डिफेक्शन बताया रूलिंग के है। बारे में बताइए हमें। पहला था डिफेक्शन रूलिंग के बारे में एडिटोरियल, उसके बारे में डिफेक्शन बताएं। रूलिंग जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो रूल किया था कि वोटिंग जो है लॉ मेकर्स की जो होगी अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शंस जो है मतलब उसमें ये था ना, ये जो हमारे पिछले वोट हुए थे जिसे इमरान खान की पार्टी ने में से कुछ जो 25 आई थिंक लोग थे जिन्होंने वोट जो उनकी पार्टी के खिलाफ दिए थे, तो उसके ऊपर 63A आर्टिकल के अंडर के उनको जो है वो माना नहीं जाएगा। और मतलब ये जो प्रोसेस है इसके जरिए जो है उन लोगों की कोई सीट वगैरह नहीं होगी। इस चीज के बारे में था। आपने मुझे ये बताओ, डिड यू रीड अबाउट आर्टिकल 63A? आपने देखा है आर्टिकल 63A क्या था? सर मुझे 62 आर्टिकल पूरा तो नहीं पता, नहीं, लेकिन शायद आपने डिड यू लुक इट अप इन, आपने डिड यू गूगल इट, डिड यू ट्राई टू नहीं रीड व्हाट आर्टिकल 63A इज? सर, मैंने गूगल नहीं किया इसको। ओके मेरा बेटा, दिस इज द पॉइंट के एडिटोरियल पढ़ने से आपको जब तक उसके रेफरेंसेस जो उसमें इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए हुए हैं, जब तक आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63। अच्छा चलो, अब आप मुझे जरा इस एडिटोरियल में बताओ क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल स्टार्ट से बताऊं आपको? जी इसी एडिटोरियल में जो, सुप्रीम हाँ कंटिन्यू। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट रूल दैट वोटिंग बाय lawmakers against party directions in the four scenarios laid out in article 63A automatically nullify their vote। यानी कि वो उनका जो वोट है उसको नलीफाई कर देता है ऑटोमेटिकली, जो 63A आर्टिकल के तहत जो है मुझे उसमें उन्होंने कुछ इसको, सिनेरियोस बताए हैं। इसका मुझे ये बताओ कि एडिटोरियल में इस पे कमेंट क्या है, एनालिसिस क्या है। ये जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें कहा गया है कि अगर कोई इस तरह पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वोट नल एंड जो वॉइड है हो वो जाएगा, उसका वोट जी काउंट ही नहीं हो सकेगा। तो इसको एनालाइज किस तरह किया है इस एडिटोरियल में? सर मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता दूं। नहीं मेरा पुत्र, मुझे रीडिंग तो नहीं चाहिए, मुझे रीडिंग नहीं चाहिए, मुझे योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू चाहिए कि उन्होंने एनालाइज कैसे की। ये तो आपने मुझे पढ़ के सुना दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो आर्टिकल 63 के अंडर डिस्क्वालीफाई तो हो ही रहे हैं, वो उनके वोट्स काउंट भी नहीं होंगे। तो इसी एडिटोरियल में आखिर में, मेरे ख्याल में सेकंड थर्ड लास्ट लाइन में, उन्होंने एक एनालिसिस, उन्होंने अपना एक हल दिया हुआ है कि कोर्ट को ये करना चाहिए। वो हल क्या है?
मतलब जो मैटर है उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट पे हमें इसको छोड़ देना चाहिए। जी, this is what I third, fourth, last line में revisiting the defection laws with the collective wisdom of at least 2/3 of the parliament जी would have yielded a more मेजॉरिटी। nuanced updating of Article 63A. तो आपने आयशा वो क्लास हमारी अटेंड की थी जिसमें हमने ये कहा था कि 3 इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट होते हैं और इन जी 3 इंस्टीट्यूशंस के दरमियान में एक सेपरेशन ऑफ पावर्स हुआ करती है और उस सेपरेशन ऑफ पावर्स से ही वो बैलेंस स्ट्राइक होता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए जरूरी होता है। तो दिस इज व्हाट वी सेड के हर इदारे को अपने डोमेन में अपने परव्यू में रहते हुए काम करना चाहिए। ये तो याद है ना जो बात हमने की थी, आई थिंक यू अटेंडेड दैट क्लास, डिड जी यू? बिल्कुल मैंने की थी अटेंड। जी सर। जी, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमारे यहाँ यूजुअली देखा ये गया है कि जुडिशरी कभी लेजिस्लेचर का काम कर रही होती है, यानी पार्लियामेंट का फंक्शन अपने हाथ में ले लेती है, कभी वो एग्जीक्यूटिव का काम कर रही होती है, कभी एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का काम कर रहा होता है। यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम कैसे करता है कि अगर मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है और एक जनरल साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बन के बैठ जाते हैं, तो वो basically he is a part of the executive, being a part of the military bureaucracy, he is a part of the executive, but then he assumes the role of the whole of the parliament, of the legislature. तो हमारे मुल्क में मसला ये है कि इंस्टीट्यूशंस अपने दायरे इख्तियार में नहीं रहते, कहीं पर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, सॉरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम कर रहा है, कहीं पर जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम कर रही है। ये वाला जो इशू है जो अभी जो हल हमें डॉन का एडिटोरियल दे रहा है कि इस इशू को भी आर्टिकल 63A को इंप्रूव करना है। अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसीज नजर आ रही हैं, अगर उसे इंप्रूव करना है तो उसे पार्लियामेंट की तरफ भेजो। आर्टिकल 63A की जो ये इंटरप्रिटेशन इन्होंने दी है कि उनके वोट्स जो है नल एंड वॉइड हो जाते हैं, ये तो अब मैं किसी पब्लिक फोरम पे तो नहीं बैठा हुआ, इसलिए मैं एक क्लास में एक एकेडमिक माहौल में बैठा हुआ हूं, इसलिए मैं ये बगैर झिझके ये बात कर सकता हूं कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है जुडिशरी की। वोट्स डालने से पहले नल एंड वॉइड कैसे हो सकते हैं? उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। आर्टिकल 63A खोलो, गूगल करो, let us read what Article 63A says. Article 63A को जनाब देखते हैं हम। लें जी, आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। आप बच्चे भी खोलो सब, इफ यू हैव एक्सेस, एक और डिवाइस पे अगर एक्सेस हो। आर्टिकल 60, अब देखो इतना ज्यादा इस पे तुम सारे जो हो, यू पीपल शुड बी रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इतना इस पे ले दे हो रही है, तिहामा आजम म्यूट करो। चलो, I am going to read it now. Disqualification on grounds of defection. If a member of parliamentary party composed of a single political party in a house, इसका पार्ट ए है, resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party. ये तो बड़ा क्लियर है कि अगर किसी एक पार्लियामेंट्री पार्टी का, और वो पार्लियामेंट्री पार्टी कौन सी होगी
जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी पर मुश्तमिल होगी, उसमें 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज की अमेलगमेशन नहीं होगी, कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, इट्स अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। अगर उसका कोई मेंबर अपनी पार्टी से रिजाइन करके किसी और पार्टी में चला जाता है, यानी उसने इलेक्शन तो एक पार्टी की के निशान पे लड़ा था, उसकी टिकट पर लड़ा था, लेकिन वो अभी ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पार्लियामेंट किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है या रिजाइन कर देता है अपनी पार्टी से, तो उस सूरत में, और पार्ट बी क्या है, if he or she votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relations to, और इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रोमन 2 पे उन्होंने दिया हुआ है। यानी अगर वो वोट करता है अपनी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट करता है, तो आगे लिखा है ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। वोट करता है तो ही विल बी डिक्लेयर्ड टू हैव डिफेक्टेड, के इसने पार्टी छोड़ दी है। वो अनाउंस करेगा, वोट करने के बाद वो अनाउंस करेगा, पार्टी हेड डिक्लेयर करेगा कि इस मेंबर ने पार्टी छोड़ दी है। और उसमें फिर आगे एक दो कंडीशंस और भी दी हुई है। तो वोट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि वोट करने के आफ्टर हिज वोट हैज बीन कास्ट, उसके बाद जो पार्टी हेड है वो डिसाइड करेगा कि इसने पार्टी की डायरेक्शन से, लाइन से डिसएग्री किया है, तो ही हैज बेसिकली डिफेक्टेड फ्रॉम द पार्टी एंड मे बी डिस्क्वालिफाइड। हाउ कैन द कोर्ट interpret this clause of this article of the constitution in a way as to suggest that the votes cannot be counted? ये तो कहीं पर भी by any stretch of imagination ये इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि votes cannot be counted। जी सरमत। Sir, does the judiciary have the jurisdiction to interpret the constitution, or only the parliament has it? मैंने शुरू में बात यहीं से शुरू की थी आपके ज्वाइन करने से पहले, कि इससे पहले जो एक क्लास में हम सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस बात कर चुके हुए हैं, ये भी उसी की एक ऑफशूट है। यहाँ पर भी हमें ये देखने की जरूरत है, यही जो एडिटोरियल है डॉन का आज का, उसके आखिर में यही लिखा हुआ है थर्ड फोर्थ लास्ट लाइन में कि इट शुड हैव बीन, इसकी इंटरप्रिटेशन या इसकी अपडेशन ऑफ आर्टिकल 63A should have been referred, it should have been referred to the parliament, और पार्लियामेंट इसको अपडेट करे। अगर इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, तो उसको पार्लियामेंट अपडेट करे या रिमूव करने की कोशिश करे। जुडिशरी हमारी एक ही हफ्ते के अंदर उसने 2 इंक्रोचमेंट्स की हैं। ये वाली इंक्रोचमेंट जो है, दिस इज एन इंक्रोचमेंट और अ ट्रांसग्रेशन ऑन टू द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर के डोमेन पे ट्रांसग्रेशन है या इन्फ्रिंजमेंट है। दूसरी इन्फ्रिंजमेंट उसने ऑन टू द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की है, जहां पे उसने कहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन, हाई प्रोफाइल केसेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। विद इन 1 week 2 verdicts have come out of the Supreme Court, and one is violative of the domain of the legislature and the other is violative of the domain
of the executive. So we have, our country has, our state has suffered already because of this display of judicial excitement already at the hands of two justices of the Supreme Court, Chief Justices of the Supreme Court, Iftikhar Chaudhry and Saqib Nisar. We have already suffered because of this judicial activism. And a third chapter is already unfolding before our very eyes. तो वही बात जो आप कह रहे हो सरमद, एक मिनट हमजा, वही बात जो आप कह रहे हो कि number one, it is an infringement. It is an infringement on the domain of the legislature. Number two, this interpretation of the Article 63A is devoid of all legal basis. Number three, and this is very important to bear in mind, that there is just one way in which the Prime Minister can be removed from office constitutionally, and that is through a vote of no confidence. If the Prime Minister cannot be removed from office without with the vote of no confidence, then it closes all the legal channels, all the constitutional channels to hold him accountable. अगर उसको ऑफिस से निकाला ही नहीं जा सकता, तो number one, it will turn him into an autocrat and not a democratically elected Prime Minister. And number two, it might give some justification, although it won't be a justification, but it might give an incentive to the undemocratic forces to come up with their dirty machinations and plans to oust the Prime Minister. So this interpretation, this verdict by the Supreme Court is wrong at so many levels. At many levels, this is a wrong verdict. हमजा, पहले आपकी बात फिर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ. मैं ये ऑल्सो ऐड करना चाह रहा था कि ये इलेक्शन कमीशन के डोमेन के ऊपर भी तो एक इन्फ्रिंजमेंट है कि जो प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ने एक तय किया हुआ था सारा प्रोसेस के लिए, पहले पार्टी हेड भेजेगा एक नोटिस, उसका जवाब आएगा अगर, और जैसे पिछले आयशा गुल अली के केस में हुआ था कि वो इस तरह नहीं, वो रिमूव नहीं की गई थी आयशा गुल अली, तो एक उसकी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा इलेक्शन कमीशन, उसकी भी इन्फ्रिंजमेंट है डोमेन के ऊपर. तो दूसरा मेरा सवाल ये है, कि why does do the judges, अगर हम वैसे बात करेंगे, come under pressure from, मतलब इस केस में तो सोशल मीडिया और इस तरह के, मतलब do they have inherent insecurity, कोई छुपा रहे होते हैं या वैसे कोई ऐसे ही आ जाते हैं? एक तो पुत्र तू ना साइको एनालिसिस ना किया कर, ये साइको एनालिसिस रहने दे. तो why do they have why do they surrender to pressure, yield to pressure? तो क्योंकि हमारी सोसाइटी के ही लोग हैं, जिस तरह बाकी सोसाइटी होती है उसी तरह वो भी होते हैं. फिर ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी की वजह से
they perform to a gallery, like the politicians, like the media persons, like the celebrities. They also have developed an inclination to perform to the gallery. वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो जस्टिस डिलीवर करने में उनका, और फिर ये होता है कि साकिब निसार चीफ जस्टिस को तकरीबन सर्टन था कि उसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। उसको जब वो उल्टे सीधे फैसले दे रहा था और सादिक और अमीन खान साहब को कह रहा था और खान साहब के बनी गाला को रेगुलराइज कर रहा था, जबकि बुलडोजर्स पूरे मुल्क में सारी इंक्रोचमेंट्स को लेवल कर रहे थे। तो वो जिस किस्म के वो फैसले दे रहा था, तो उसे सुना यही है, इट्स अ सब्जेक्ट फॉर कॉन्स्पिरेसी थियरीज, लेकिन सुना यही है कि उसे कोई कमिटमेंट थी कि आफ्टर रिटायरमेंट ही वुड बी होल्डिंग सम बिग ऑफिस, और सम बिग ऑफिस आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या हो सकता है। तो उसको ये इस तरह के, तो ये ग्रेटिफिकेशंस, things are already, this is these are the times of openness. Things come out in the open, and a lot of predictions can be reasonably made. When Umar Ata Bandial, the current chief justice, he was to become the chief justice, तो उस वक्त जो serious legal experts थे और jurists थे, वो हमें बता रहे थे कि उमर अता बंदयाल के क्रेडिट पे कुछ 2-3 फैसले इससे पहले थे जो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे कि ही विल नॉट बी अ जज ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर, और ही माइट बी टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम सम शेडी और शैडोई क्वार्टर्स। तो ये हमें पहले से पता लग रहा था। तो तो ये कि why do they yield to pressure? ग्रेटिफिकेशंस नजर आ रही होती हैं। हम बहरहाल, हमने तो क्लास में ये भी बात की हुई है कि जजेस आर नॉट सपोज्ड इवन टू वॉच टेलीविजन, बजाय इसके कि कुजाय ये कि वो व्हाट्सएप पढ़ के फैसले देते फिरें। उन्हें तो टेलीविजन भी देखना, उनके if they are hearing some legal, constitutional, political case, तो watching television और ये जो prime time political debates वाले shows हैं, they might influence or color their judgment. So it is expected all over the world, it is believed that the judge would not have watched a certain program which was aired, which would have been aired last evening. He would not have watched it. तो ये एक expectation है, but this is something which is a far cry from our ground realities. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ judges they perform to a gallery. So आर्टिकल 63A के बारे में और 62 और 63 दोनों के बारे में, आर्टिकल 62 और 63 इनके बारे में मजे की बात ये है कि जब 2010 में 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पास हो रही थी, तो उसको ड्राफ्ट करने वाले रजा रबानी वाज वन ऑफ द पीपल, लेकिन वो मेजर कंट्रीब्यूशन उनकी थी, रजा रबानी की। It was a consensus document, it was a remarkable, it was a miraculous consensus document, लेकिन रजा रबानी ने उस वक्त भी बहुत कोशिश की थी कि 62-63 को खत्म कर दिया जाए। और 62 में भी अगर आप देखोगे, यही वाला अगर आप देखें तो इससे ऊपर 62 में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। वो ए ये है कि इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बी ये है कि नॉट लेस देन 25 इयर्स, सी ये है
के उसे भी छोड़ दो। डी में लिखा हुआ है ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर एंड इज नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायोलेट्स इस्लामिक इंजंक्शंस। E में है he has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins. F में है he is sagacious, righteous and non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law. मुझे ये बताओ कि मेरे बारे में किस तरह पता लगेगा कि मैं सगेशियस हूं, मेरे अंदर कितने तोले कितने माशे सगैसिटी है, सगैसिटी और राइचसनेस में कितने किलोमीटर की राइचसनेस भाग चुका हुआ हूं। दीज आर द थिंग्स जिनको और ये आर्टिकल 63A, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको जरा कंफर्म करना, आई थिंक ये नवाज शरीफ ने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करवाई थी 63A, क्योंकि ये जो है खुद एक्सपर्ट थे, लोगों को छांगा मांगा ले जाके पूरी की पूरी पार्लियामेंट्स को ये खरीदो फरोख्त किया करते थे, और अपना जब वक्त आया था तो इन्हें खतरा था कि इनके साथ भी वो ना हो, तो इन्होंने डिफेक्शन क्लॉज इंट्रोड्यूस नवाज शरीफ ने करवाई थी। इनके कहने पर वो डिफेक्शन क्लॉज इंट्रोड्यूस हुई थी। तो सगेशियस होना, वर्चुअस होना, इसकी वजह से जब पिछले इलेक्शंस थे 2013 वाले इलेक्शंस, तो उसमें जब सिंपल अपने पेपर सबमिट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में कोई जाता था कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, तो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर उससे पूछा करता था कि आप दुआए कनूत सुनाएं, और वहां पे इस किस्म के मज़ाहिका खेज सीन हो रहे थे, क्योंकि दुआए कनूत तो शायद मौलाना फजलुर रहमान को भी पूरी तरह ना आती हो। तो सगैसिटी, वर्चुअसनेस, राइचसनेस, इन सारी चीजों को इस्टेब्लिश करने के लिए वो रिटर्निंग अफसर बेचारा जो है, उसके पास क्या टूल था कि वो अगर दुआए कनूत का ना पूछे तो किस चीज का पूछेगा। These are the things जिसमें हमारी पॉलिटिकल क्लास हैज इनके वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क किया, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को टार्निश किया। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की क्लॉजेस आने की वजह से दे हैव टू पे। अभी आज अगर सफर करना पड़ रहा है तो पॉलिटिकल फोर्सेस को खुद सफर करना पड़ रहा है। The undemocratic forces would love to find such things in the constitution. आपका हमने ये तो देख लिया कि आर्टिकल 63A की ये इंटरप्रिटेशन के the votes will not be counted या ab initio वो null and void हो जाएंगे। ये this is at odds with the provisional the constitutional provision which allows for the prime minister to be removed through a vote of no confidence। ये तो हमने देख लिया। एडिटोरियल में ये कहा हुआ है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने बच्चों ने देखा है? रेज योर हैंड्स। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने बच्चों ने? आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड, आई थिंक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है। क्या आप जिससे भी एसोसिएट करना चाहो, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स में है द राइट टू एसोसिएट। किसी भी साइड पे आप पॉलिटिकल एफिलिएशन एसोसिएशन रखना चाहते हो, दिस इज योर फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो उन्होंने ये कहा है कि दिस इज वायलेटिव, दिस इज वायलेटिव ऑफ, दिस इज एट ऑड्स विद आर्टिकल 17। ये आर्टिकल 17 से भी एट ऑड्स है एंड उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से भी एट ऑड्स है
which allows for the Prime Minister to be removed through a vote of no confidence. तो मेरी तसल्ली इसलिए नहीं हो रही बच्चों के चलो आपने थोड़ा बहुत एडिटोरियल तो पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन एडिटोरियल में अगर 2 आर्टिकल्स का जिक्र है वही हमने थरली नहीं पढ़े, एक आर्टिकल फलाना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी अखबार में कुछ लिखा हुआ है, यू शुड हैव नोन, मेरे से ज्यादा बेहतर आपको पता होना चाहिए था 63A में क्या है, 63A कब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना था, 63A और 17 किस तरह कॉन्ट्रडिक्टरी है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा और किस तरह रिमूव किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर को। अगर आप ये सारी बातें जो हैं दे शुड बी कमिंग फ्रॉम यू। तो मेरी अभी तसल्ली नहीं हो रही है बच्चे, यू आर नॉट ब्रेसिंग द चैलेंज। अभी मुझे ये बताओ, चलो लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस जो अभी नए बच्चे नजर आ रहे हो मुझे। I would like to see you people, काशिफ, उम्मतुल अता, तिहामा आजम या तहमिया आजम, स्पेलिंग गलत है या तिहामा नाम है? बेटा आप लोग अपने कैमरास ऑन करो। काशिफ, उम्मतुल अता, तिहामा। उम्मतुल अता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BS हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। कहां से की है? BGO। कंप्लीट हो गई है BS आपकी? जी अभी हुई है। ऑलराइट, प्रोफेसर शफीक ने आपको पढ़ाया था? जी सर पढ़ाया। कैसे टीचर हैं वो? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं। ही इज अ बहुत polite स्कॉलर, है। नहीं सिर्फ पोलाइट नहीं, ही इज अ स्कॉलर ऑफ द फर्स्ट वाटर, ही इज अ रियल स्कॉलर। और ज़िक्री यूनिवर्सिटी शायद एक छोटा प्लेटफॉर्म है इतने बड़े स्कॉलर के लिए, उसकी कदर उतनी नहीं है जितना बड़ा वो स्कॉलर है। तो आई होप आपने उनसे अच्छी बातें सीखी होंगी, आपने एंजॉय किया होगा हिस्ट्री पढ़ने को। जी सर। अच्छा ये बताओ बेटा कि आप मुझे मिशेल ओनील का बता सकती हो, कौन है मिशेल ओनील? अच्छा एक सर बंदा है मैंने बहुत कम क्लासेस, सर मैंने बहुत कम क्लासेस ली है मैं यूनिवर्सिटी में, इन नहीं जैसे सिर्फ पेपर्स देने के लिए हद तक जाना होता था। सर फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से। ओहो, तो ये क्लासेस अगर कम लिए हैं फिर तो आपने इतने अच्छे स्कॉलर से आपको सीखने का, अभी वैसे चली जाया करो उनके पास। ओके सर। ठीक है, जब टाइम मिले उनके पास जाके कहो कि सर मैंने BS कंप्लीट कर ली है और मुझे डॉक्टर उमर ने कहा है कि मैं आपसे सीखने के लिए आऊं। मेरा आपने नाम लेना है और उनको कहना है कि वो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। मिशेल ओनील का मैं पूछ रहा हूँ, ये हिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा होगा, ये एक रिसेंटली ये खातून खबरों में आई है, तो मैं कह रहा था जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, अभी देखो मरियम से पूछूंगा उसको 1 सेकंड में पता होगा। IR, मुझे पता था तुमने इसी तरह सर मारना है, अभी मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। IR, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के बच्चे जो हैं, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता हो। मिशेल ओनील के बारे में कौन जानता है? ये अब्दुल राज़िक जानता है? सर मैं नहीं जानता हूँ, मैं प्रोफेसर के बारे में जानना चाह रहा था, मैंने कहा ये बताओ कभी अगर उधर तुम मुझे खुश करने लगे थे लेकिन तुमने फिर जो है ना वो ऐसे मायूस कर दिया। खुश सर करते तो वो उधर भी सर आपके रेफरेंस से जाऊंगा और खुसूसी इससे मिलूंगा क्योंकि आपने इसकी तारीफ की है सर। वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर साहब। आपने खामखा चाय पीने के लिए नहीं जाना, कोई हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट अगर उनसे
सीखना चाहते हो वो जरूर बताएंगे, वो सिखाना चाहते हैं। अगर बच्चे ईगर हो तो ही वुड लव टू टीच। जितने बच्चे हो मेरे रेफरेंस से सब जा सकते हो और ही वुड बी फोर्थ कमिंग। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, anybody who is Michelle O'Neill? उम्मत बेटा आप इसको म्यूट कर लो। मिशेल ओनील का नहीं पता किसी बच्चे को। चलो ये बताओ, एल्बनेजी, एल्बनेजी के स्पेलिंग है ALBANESE। एल्बनेजी कौन है? एल्बनेजी सरमत बताएगा। सरमत बताओ। सरमत पुत्र अनम्यूट करोगे तो बताओगे ना? जी सर। एल्बनेजी कौन है? हैं? सर हम नेट बहुत वीक है सर। हेलो सर, am I audible? जी, you are audible now. Albanese is the new elected Australian Prime Minister. Am I right? शाबाश, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके नाम की प्रोनाउंसिएशन जो है ना, उस पे काफी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इसे सही तरह प्रोनाउंस कैसे करना है। अल्बनीज कहना है इसको, अल्बनेसी कहना है, अल्बनेजी कहना है। तो एल्बनेजी उसने कहा कि मुझे एल्बो कह लिया करो, परेशान न हुआ करो। तो एल्बनेजी इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। किस पॉलिटिकल पार्टी का है सरमत? But I don't know, sir. I don't. अच्छा, एनीबॉडी? ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी। लियाकत खान, तुमने हाथ खड़ा करने से पहले जुबान क्यों खड़ी की है? सॉरी सर, वो जल्दी निकल गई बात। अच्छा चलो ठीक है, जज्बाती हो गए थे। जरा अपनी शक्ल दिखाओ पहले मुझे। सर जी नहीं दिखाने वाली? नहीं सर, आज दिखाने वाली नहीं है शक्ल, काम क्या कर रहा हूँ वजह है? इसलिए। अच्छा चलो, सर क्या की काम कर रहे हो? सर किसी और दिन बताऊंगा, फिलहाल सर अच्छा चलो ठीक है। बताने लियाकत वाली आप मुझे ये बताओ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर इंट्रोडक्शन हो गया लास्ट क्लास में सर, बीकॉम मैंने किया है फिलहाल अभी। ठीक है, मैं मेरी उम्र में ना बार बार इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है, इसलिए हो सकता है अगली क्लास में फिर पूछूं मैं आपसे। अच्छा, ये आप बता रहे थे वो कौन सी पार्टी का है एल्बनेजी? सर ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी है सर। शाबाश। और वो राइट विंग पार्टी है या लेफ्ट विंग पार्टी है? सर जी तुक्का मार सर लो। ये नहीं बात तुक्का। हाँ, सर वो इस वक्त वो सर वो रिप्रेजेंट है सर जी पार्लियामेंट का सर, मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंट। वो तो हो गया ना मेरा पुत्र। वो कौन सी उसकी पार्टी जो है, राइट की है या लेफ्ट की है? सर ये नॉलेज में नहीं है फिलहाल। चलो ठीक है, म्यूट करो। अब आइंदा आपने क्वेश्चन पूछना है या कोई बात करनी है तो पहले यू विल रेज योर हैंड, उसके बगैर नहीं करोगे। ओके सर, थैंक यू। चलो शाबाश, म्यूट करो। हाँ हमजा, कोई है आइडिया कौन सी पार्टी का है? पार्टी का है, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी का लेफ्ट विंग पार्टी। लेफ्ट विंग पार्टी है, लेकिन कौन सी पार्टी ने सरप्राइज दिया है इस इलेक्शन में? नहीं हॉके भरो, हॉके भरो, पढ़ना ना हॉके भरना। क्यों नहीं मैं तुझे पता? देख नहीं रहा, एक कुछ दिनों से बीबीसी नहीं देख रहा मैं। ना बीबीसी ना देखना भी काबिल माफी नहीं है। और इस पे तो आज का कितना बड़ा आर्टिकल है आज के डॉन में। आई थिंक आज के में है। हाँ, ये पेज 10 पे, ऑस्ट्रेलियन विमेन अनलीश न्यू पॉलिटिकल फोर्स ऑन क्लाइमेट एंड इंटेग्रिटी।
ऑस्ट्रेलियन विमेन, ये उस पार्टी के बारे में आर्टिकल है। मरियम आ गई, देखो मरियम बताएगी अभी सबको। सर मैंने बताने के लिए तो हैंड नहीं रेज किया, मैं तो एडमिन से बोलना चाह रही थी कि जिन्होंने अभी रिसेंटली अटेम्प्ट किया, हमारी तो छुट्टियां चल रही हैं, हम तो नींद पूरी कर रहे हैं। ना पुत्र, इल्म से कोई छुट्टी नहीं हुआ करती है, इल्म से कोई छुट्टी नहीं। खाने से छुट्टी हो सकती है, देखो पूरा रमजान आपने गुजारा खाने से छुट्टी थी। इल्म से कोई छुट्टी नहीं है, ये तो कोई वो मजाक सीजन नहीं है। से पूरी कर रहे हैं ना। सीजन केड़ा देख रही हो तुम? फिर मेरा एक रहता था, मनी हाइस्ट रहता था, वो मैंने देखना था तो वो देखी थी। मेरा पुत्र, जब ये कहना हो ना सर के सामने, उस्ताद के सामने कि मैं पढ़ाई की जगह सीजन देख रही हूँ, तो कोई शर्मिंदगी होनी चाहिए चेहरे पे। इस तरह हंसते हुए नहीं कहते हैं। सीजन देखने से मैंने नहीं रोका, लेकिन पढ़े ना। अभी देखो असद शुड हैव नोन, असद भी पेपर दे के आया हुआ है, तो ही डजंट बिलीव इन एनीथिंग एल्स नाउ। जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसके लिए आंखें खुली रखो। अल्लाह करे मैं तुम दोनों को, मरियम को, असद को, इंटरव्यू की तैयारी कराऊं। आई वुड लव दैट। मैं इनफैक्ट मैं उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं। मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करता हूं इंटरव्यू की तैयारी को। नॉट दैट कि मैं इन क्लासेस को एंजॉय नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरव्यू की प्रेपरेशन जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई करना होता है उनके लिए बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इंटरव्यू की तैयारी में। तो अभी तो जी आप लोगों के लिए, असद, मरियम, आप लोगों के लिए, ये सायरा तारड़ बैठी है, मेरा ख्याल है ये भी दे आई है रिटर्न। तो आप लोगों के लिए दिस इज द टाइम टू ओपन अप योर आईज नाउ। You have to be vigilant, you have to be receptive to everything and anything that is happening around you. Open up your eyes. You cannot afford not to know Michelle O'Neill. Michelle O'Neill का नहीं पता तुम लोगों को, अभी तक किसी बच्चे को नहीं पता, मैं इतनी दफा कहा है। शिन फेन क्या है? शिन फेन, SINNFEIN, शिन फेन। आयशा। सर मैं आपको मिशेल ओनील का बताने लगी थी। जी मिशेल ओनील, शिन फेन का भी बताओ फिर साथ। सर वो गूगल पे भी सर्च कर लूं? रहने दो, अभी रहने दो बेटा, आप पहले पढ़ो ना इन चीजों। हाँ चलो चलो बताओ। सर मिशेल मिशेल ओनील जो है वो नॉर्दर्न आयरिश पॉलिटिशियन है, जिन्होंने ठीक है। एज अ डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड सर्व किया है 2020 to 2022, और ठीक she है। have been serving as vice president of Sinn Féin since शिन, 2018. इसको शीन प्रोनाउंस करते हैं, शिन फेन, शिन फेन। Sinn Féin since जी 2018, and she is the member of Legislative Assembly for Mid ठीक। Ulster since 2007. चलो बस रुक जाओ, ये गूगल तो सारे कर लेंगे ना। अब मुझे आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए था कि मिशेल ओनील, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर यूक्रेन की वॉर के अलावा 2-3 खबरें यूरोप से आई हैं, तो उसमें एक नाम मिशेल ओनील का था, एक मैक्रोन की के इलेक्शन का था। मैक्रोन किससे इलेक्शन जीता है? मैक्रोन किससे इलेक्शन जीता है सरमद? मरीन लपेन। लपेन से बहुत ही फजूल खातून थी, अल्लाह ने बचाया यूरोप को उसके शर से और असर से। मैक्रोन भी मुझे कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन इट वुड हैव बीन डिजास्ट्रस अगर लपेन जीत जाती। मरीन लपेन से वो जीता। लपेन, मैक्रोन, मिशेल ओनील और अभी एल्बनेजी, ये 3-4 ही खबरें, 3-4 बड़े नाम। एक और खबर आई जिसपे एक आज आर्टिकल भी आया हुआ है, उसमें एक टर्म यूज हुई है, द ग्रेट रिप्लेसमेंट थियरी। ये क्या है द ग्रेट रिप्लेसमेंट थियरी? आज का आर्टिकल है जरार खोड़ो का, व्हाइट नाइट, उसमें द ग्रेट रिप्लेसमेंट थियरी ये क्या है? एनीबडी? Ali Jafri? Yeah, yes, I would like to talk about this. It's actually the great replacement theory is related to a mindset.
And this mindset has a deep thought, which tells us that the this white race of European and American region are being slowly replaced by a plan by the Jews and by other political parties that are in power. And they are what By they're other trying to races, do is basically by other races, by other by other races. races. Yes, sir. Hmm. And what they're trying to do is that they're slowly eliminating and mixing these different races together so that ठीक. they become a minority. And when this happens, the odds are going to change, and they're going to do the same. They're going to treat these white race in the same way that other races has been treated in the recent years. So this is ठीक हो गया. the main idea. Good. तो the great replacement theory white supremacists की theory है जो ये कहते हैं कि other races they are under a plan, they are replacing the white race, और white race को replace करने के उनके पास तरीके क्या हैं? Number one, they reproduce like rabbits. पहले तो ना like rabbits reproduce करो, इतनी अपनी बढ़ा दो नस्ल के, गोरा नजर ही ना आए. गोरों के हाँ तो fertility rates बहुत कम है as compared to the colored races. उनके यहाँ fertility rate बहुत कम है. तो number one, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने की वजह से, हाई फर्टिलिटी की वजह से. नंबर टू, इमिग्रेशन की वजह से. इमिग्रेशन लीगल और इलीगल, इस पता नहीं शायद इसमें लिखा भी हुआ है या नहीं, इमिग्रेशन की वजह से. और तीसरे नंबर पर इंटरमैरेजेस, इंटररेशियल मैरिजेस, इनकी वजह से अमंग अदर थिंग्स. उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल भी आता है. लेकिन ये तीन उस प्लान के 3 पोर्शंस हैं जिसके तहत द ग्रेट वाइट रेस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर रेसेस वेरी सिस्टमैटिकली, वेरी स्कीमेटिकली. एक स्कीम चल रही है उन्हें रिप्लेस करने की, और ये इसी रेस में बिलीव करता था ये जो मनहूस जिसने 10 लोग मार दिए, मोस्टली ब्लैक्स, उसका नाम था पेटन जेनरॉन. पेटन जेनरन या जेनरॉन उसका नाम था, जिसने अभी who's killed 10 people in अमेरिका. और ये जो व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट्स हैं वो दे आर ऑलवेज HH. This is an article जो जरार का आज का आर्टिकल है. It is worth reading. HH क्या है? H is for Hitler and H is for Hail. Hail Hitler. तो 8th letter है. 8th letter है H. तो HH के लिए उन्होंने 88 का सिंबल रखा हुआ है. 88 का सिंबल इज फॉर हेल हिटलर. तो जिस तरह एक रेशल सुपीरियरिटी की बात हिटलर किया करता था, ये नियो नाज़ीज हैं, ये भी उसी तरह एक रेशल सुपीरियरिटी की बात करते हैं, और 88 इनका सिंबल है. 14 भी है और 88 भी है. लेकिन आप ये आर्टिकल पढ़ो. The point is that there is so much happening in the world and my children are least pushed. My kids are more interested in money heists. लो दसो भाई, कितना देखा जा सकता है टीवी ऑनलाइन, कितने सीजन्स देखे. बिंज वॉचिंग भी हो तो भी 1-आधा घंटा तो निकल ही आएगा कि हम BBC देख लें. Be receptive, stay receptive to what is happening around you. This is you do not have. मैंने जब बच्चे आते हैं, असद मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है. ये जब many years पहले जब मेरी इससे मुलाकात हुई थी, इसको याद होगा कि शायद मैं तब भी कह रहा था कि there is no break इन दिस एजेंडा. इस प्रोग्राम में जो CSS की प्रिपरेशन है, कम्पिटिटिव एग्जाम की,
इसमें देयर आर नो ब्रेक्स। और फिर साथ मैंने ये भी कहा था कि मसला ये है कि तुम्हारी जो जनरेशन है उसको उसके उससे ही मैंने ये सुना है पहली दफा कि आई नीड अ ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक जुमला ही तुम लोगों की जनरेशन, ये जो इनके लिए मिलेनियल्स की इख्तरा है आई नीड अ ब्रेक। उससे पहले तो नहीं, हम सुनते थे कि आई नीड अ ब्रेक, छितर ना उतार लेते हमारे माँ बाप आई नीड अ ब्रेक सुन के। मतलब आपको किस चीज से ब्रेक चाहिए? फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम स्टडी, फ्रॉम लव, फ्रॉम केयरिंग, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नन ऑफ दीज affords a break. You cannot have a break. These trends जो अनफोल्ड हो रहे हैं, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरीन लपेन का हारना, मरीन लपेन का हारना, साथ एल्बनेजी का जीतना। एल्बनेजी के साथ वो जो 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 मैं चाहूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया है डॉन में, जो आप लोगों ने पढ़ना है, जो ग्रीन पार्टी थी, इसकी खवातीन उन्हें टील, TEAL, टील का मतलब क्या होता है? TEAL, कोई बच्चा बच्ची स्पेशली बताए ये टील। टील इज अ कलर। टील कोई कलर है? किसी बच्ची को आइडिया हो? टील, TEAL, इट्स अ ग्रीनिश ब्लू टिंज। और एक बतख होती है, उसको टील कहते हैं, TEAL। उसे गूगल करो, देखो उसके फेदर में, उसके विंग में एक शेड नजर आता है, टील। वो जो कलर है उसके विंग में, उसी से टील कलर भी निकला है। तो ये टील कैंडिडेट्स थे, टील क्योंकि इनका कलर जो है वो टील कलर था। ये जो खवातीन हैं जिन्होंने लिबरल पार्टी, जो आउटगोइंग पार्टी थी, मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसका नाम लिबरल है। लिबरल पार्टी इज द कंजर्वेटिव पार्टी ऑस्ट्रेलिया में जो आउटगोइंग थी, जिसका प्राइम मिनिस्टर था स्कोमो, स्कॉट मॉरिसन। स्कोमो, जिस तरह इंग्लैंड वाला है बोजो, बोरिस जॉनसन, ये भाई थे। ये ट्रंप के दो छोटे भाई थे, बोजो एंड स्कोमो। ट्रंप विद अ स्मॉल टी, उन्होंने कहा अगर आपने ट्रंप विद अ स्मॉल टी देखना है तो आप स्कोमो को देख लेते हैं। स्कोमो, स्कॉट मॉरिसन, वो सिर्फ क्लाइमेट के लिए ही डिस्डेन नहीं था, बल्कि उसी तरह मिजोजिनी और विमेन हैरेसमेंट, विमेन के लिए कंटेम्प्ट, वो उसके पास उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नजर आया। तो उसको रिप्लेस किया है लेबर पार्टी के एल्बनेजी ने। एल्बनेजी लेफ्ट लीनिंग पार्टी है और इसको सपोर्ट चाहिए होगी। मुझे नहीं पता कि वो 76 सीटें कर सकी है या नहीं कर सकी, शायद आज पता लग जाए या अब तक लग गया होगा पता, मैंने आज नहीं उसे फॉलो किया। 151 के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसको 76 इज अ सिंपल मेजॉरिटी। 151 के लोअर हाउस में 76 की अगर फिगर मिल जाती जिस भी पार्टी को, तो उसे सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी। क्या उसको मिल गई या नहीं मिली? और अगर नहीं मिली तो क्या उसको ये टील पार्टी, जो ग्रीन पार्टी है, दे आर प्रो वुमन, जो ग्रीन पार्टी वाले, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स क्लाइमेट इश्यूज। आप लोगों ने अगर देखा है तो बीबीसी या जहां पर भी एल्बनेजी ने जैसे ही वो इलेक्ट हुआ है, तो उसने पहली बात ये कही है कि हमारा जो रिकॉर्ड और हमारी पॉलिसीज टुवर्ड्स क्लाइमेट वो एनविएबल नहीं थी। वी विल गेट रिड ऑफ दोज पॉलिसीज और हमारा रिकॉर्ड ऑन क्लाइमेट बेहतर होगा। अब 9 साल लिबरल्स रहे हैं इन ऑफिस, कंजर्वेटिव पार्टी राइट लीनिंग, 9 साल के बाद। और ये ही इज ओनली आई थिंक द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर टू हैव आउस्टेड अ सिटिंग लिबरल पार्टी प्राइम मिनिस्टर। ही इज जस्ट द फोर्थ। तो ये कहानी तो आपको बता दी। सो व्हाट डू वी मेक ऑफ इट? व्हाट डू वी मेक ऑफ three elections: election of Joe Biden, election of Macron, and election of
एल्बनेजी। आपको नजर आ रहा है तीनों कॉन्टिनेंट्स दे आर मूविंग फ्रॉम द राइट ऑर्थोडॉक्स ultra nationalist conservatives, they are moving away from right orthodox ultra nationalist conservatives towards center left or left leaning parties. Democrats in America are, बल्कि ये सारी जो अभी पार्टीज हैं ये they are center left parties, left leaning नहीं है, they are center left parties. डेमोक्रेट्स भी अपने आप को सेंटर लेफ्ट ही बेटर आइडेंटिफाई करते हैं, डेमोक्रेट्स इन अमेरिका। तो इन डॉट्स को कनेक्ट करना होगा असद। अब हमें देखना होगा कि ये एक वेव हमने पहले देखी थी जहां पर एक जगह हमें ट्रंप नजर आ रहा था, एक जगह मोदी नजर आ रहा था, एक जगह हमें अर्दोगान नजर आ रहा। तो हमें इस तरह के crazy, trigger happy, ultra nationalists, which are dismissive of the minorities, largely dismissive of the minorities. So, what does that signify? असद, आप बताओ, क्वेश्चन आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अभी आपने कहा ना कि हमने पहले देखा राइज ऑफ राइट, हमने देखा था डिफरेंट कंट्रीज में, अब हम राइज ऑफ लेफ्ट थोड़ा सा देख रहे हैं, या हम सेंटर लेफ्ट। सर क्या हम इसको इस तरह से नहीं देख सकते कि है राइज ऑफ राइट ही, लेकिन क्योंकि आपने वो एक इनकम्बेंसी फैक्टर की बात बताई हुई है कि इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से नेक्स्ट गवर्नमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आमतौर पे डिफरेंट कंट्रीज में राइट और लेफ्ट की ही गवर्नमेंट्स बनती हैं ऑल्टरनेटिव ऑलमोस्ट। तो इस वजह से इस मर्तबा लेफ्ट का राइज है, लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो राइज ऑफ पॉपुलिज्म अभी भी राइज पर है। जिस तरह मरीन लेपेन के केस में हमने देखा कि इन्होंने अच्छे खासे वोट गेन किए। तो हम इस फैक्टर को कि अब राइज ऑफ लेफ्ट हो रहा है, यूएस में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट चेंज हो रही है, फिर बाकी और डिफरेंट, लेकिन सिर्फ पॉपुलिज्म का राइज तो अभी भी है। हम अपने कंट्री में देख लें, इमरान खान को देख लें, मरीन लेपेन को देख लें, पूरे वेस्ट में देख लें, माइनॉरिटीज की राइट्स के अगेंस्ट अभी भी बात हो रही है। इंडिया में देख लें, अभी वहां पे वो हिजाब कंट्रोवर्सी हुआ, फिर उसके बाद इस तरह के और डिफरेंट इवेंट्स हुए। तो क्या ये कहना मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग लेफ्ट फिंगर्स दोबारा से आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली राइज पॉपुलिज्म का ही हो रहा है? हमें जरूरी नहीं है कि कोई हम फाइनल एनालिसिस हर सिचुएशन में दें। आपने एक अच्छा एनालिसिस किया है, आपने दोनों की पॉपुलैरिटी की आपने बात की है, और इनफैक्ट मैंने जब 2-3 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे तो द ग्रेट रिप्लेसमेंट थियोरी का पूछने का मकसद भी ये था कि देयर इज स्टिल अ सेंटिमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड में ये सेंटिमेंट है कि, और ये इसको पॉलिटिकल पार्टीज की पेट्रनेज, गन लॉबी की पेट्रनेज इनको हासिल है कि व्हाट दे आर थिंकिंग is not an absurdity, what they are believing in is not cut off from reality, वो वाकई अचीवेबल टारगेट्स हैं और उन्हें एक्सपेंशन ऑफ अदर रेसेस को, स्प्रेड ऑफ अदर रेसेस को रोकना होगा ग्रेट रिप्लेसमेंट थियोरी में। तो ये सेंटिमेंट इट हैज बेसिकली नॉट डाइड डाउन, ये बात पक्की है। लेकिन हम ये कहें कि कौन अभी ऊपर आ गया है और कौन अभी बिलो द सरफेस थोड़ा सा चला गया है, या अभी इट इज अ बिट टू अर्ली टू गिव दैट फाइनल जजमेंट। इस स्टेज पर हम ये जजमेंट अभी नहीं दे सकते हैं, बट
The fact is कि center left is replacing the conservative right in power. Power में सेंटर लेफ्ट रिप्लेस कर रहा है, कंजर्वेटिव राइट अभी भी उतना ही वसिफरस है, अभी भी वो उतना ही बॉइस्ट्रस है, इतना एनर्जेटिक हमें अभी भी वो नजर आ रहा है. मे बी दो फैक्टर्स मैं समझता हूं कि जो इतना एनर्जेटिक राइट विंग होने के बावजूद हाउ आर द सेंटर लेफ्ट पार्टीज मेकिंग इट टू द पावर कॉरिडोर्स. उसमें मुझे दो फैक्टर्स नजर आते हैं. एक तो ये है कि डिसएन्चांटमेंट ऑफ वो वाले वोटर्स जो राइट की तरफ या पॉपुलिस्ट की तरफ नहीं गए हुए थे, लेकिन वो डिसएन्चांटेड थे. वो कहते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ दैट दे हैव सीन the Modis and the Trumps, तो they will make it a point कि वो अगले इलेक्शन में, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन ने हमें बताया कि टर्न आउट इतना ज्यादा है. आज तक किसी विनिंग कैंडिडेट को उतना वोट नहीं पड़ा था जितना लूजिंग ट्रंप को वोट पड़ा. उस इलेक्शन में लूजिंग ट्रंप का वोट इतना था जो आज तक विनिंग कैंडिडेट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं पड़ा हुआ था. तो इसका मतलब क्या है कि राइट उतना ही एनर्जेटिक है, लेकिन लेफ्ट ने या लेफ्ट के जो वोटर्स थे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका जो डिस्गस्ट विद द कंजर्वेटिव्स था उसको उन्होंने दे वॉइस्ड इट एट द बैलेट बॉक्स. दिस इज वन रीजन जो हमने फाइनल जजमेंट्स नहीं देनी होती है. एनालिसिस में हमने फैक्टर्स को एनालाइज करना होता है. वन फैक्टर ये है, और सेकंड फैक्टर जिसको बेसिकली मैं वैसे फर्स्ट फैक्टर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स को फर्स्ट फैक्टर हमेशा समझने की कोशिश करता हूं. और वो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी ने एक थ्रू दीज फायर जो वॉर मंगरिंग एंड फायर ब्रीदिंग मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स फ्रॉम द राइट विंग जो लेकर आए, उससे they wanted some overhaul in the global economy which has not come about. इन सब को बिग मनी ने स्पॉन्सर किया था. ट्रंप के पीछे अमेरिकन बिजनेस क्लास थी इसको लाने के लिए. बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी which was expected of him, the transformation of economy which was expected of Modi by the big capitalists, that has not come about. ना इंडियन बिग कैपिटलिस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ना यूके में क्या हुआ है, वेस्टमिंस्टर में क्या हुआ है. लो भाई, एक और क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों के लिए, इतने पढ़े लिखे बच्चों के लिए जो कुछ नहीं देखते और सुनते. वेस्टमिंस्टर में क्या हुआ है? वेस्टमिंस्टर को क्राउन ऑफ ज्यूअल ऑफ कंजर्वेटिव क्राउन कहा जाता है. जो टॉरीज आर द कंजर्वेटिव पार्टी यूके की, वो वेस्टमिंस्टर में हारे हैं 60 साल में पहली दफा. तो अगले इलेक्शन में वहां पर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली बनेगी, एंड बोजो साहब भी, बोरिस जॉनसन भी, ही इज ऑन हिज वे आउट वेस्टमिंस्टर में. और एक और काउंटी है लंदन की, वॉन्ड्सवर्थ है, WANDS करके है. तो ये दो जगहों पर entirely unexpectedly the conservatives, the Tories have lost यूके में. तो there is a wind blowing, और उसकी वजह ये है कि the big money, the capital is no more interested in propping up these mad men, because big money does not expect them to deliver the same insane profits which the big money is accustomed to.
जिनकी आदत है इनसेन प्रॉफिट्स की, वो नहीं मिलेंगे बिग मनी को इन पागलों के तवस्सुत से। इसलिए बिग मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये बात जहन में रखो। अगर बिग मनी मुसलसल इन्वेस्ट करता रहे, और वो हमेशा राइट के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो मुसलसल इन्वेस्टमेंट करता रहे तो कभी भी लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट हुकूमत में नहीं आ सकते। अगर कहीं पर सेंटर लेफ्ट हुकूमत में आ रहा है तो समझ लें बिग मनी थका हुआ था, वो एग्जॉस्टेड था, उसका मूड नहीं था। पैसे के अलावा, कैपिटल के अलावा देयर इज नो फोर्स इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड। ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं जब सर्कमस्टांसेस अलाउ कर रहे होते हैं, तब ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। खैर, मैं अभी मजीद इस पे नहीं जा रहा। मरियम का क्वेश्चन। क्वेश्चन तो शायद नहीं है, एडिशन है सर। एक केस के जो सेंटर लेफ्ट आपकी जो पार्टीज आ रही है वो बहुत सारी ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखें तो जो पार्टीज आ रही है राइट विंग को वो कर रही है, रिप्लेस कर रही है, तो वो उनकी सारी पॉलिसीज को वो नहीं कर रही, खत्म नहीं कर रही, कुछ उनकी लेगेसी को भी लेके चल रही है। जी जी, ठीक है। फॉर फॉर एग्जांपल यूएस जो बाइडेन है उन्होंने ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज को जो है वो कंटिन्यू किया है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा इसमें ये फैक्टर हो सकता है इकोनॉमिकली, आपने कहा कि बिग मनी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो इसमें कोविड-19 का फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि आप इकोनॉमिकली जा रहे हैं, डेफिनेटली, तो आप यस, कवर करने के लिए कुछ लेके कि आप लिबरल्स को लेके आए और इसके बाद, और ठीक है, दूसरा ये बिल्कुल कि राइट विंग ने इसको मिस हैंडल भी किया था जिसकी वजह से आपका यस यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए मरियम ने कि कोविड-19 की वजह से भी और कोविड-19 की हैंडलिंग बाय द राइट विंग, उनकी वजह से भी ये हुआ है। ठीक है, गुड पॉइंट्स। जी सरमद। जी सर। सर जैसे आप कह रहे थे कि बाइडेन वगैरह या मैक्रोन वगैरह सेंटर लेफ्ट, आया ये वाकई सेंटर लेफ्ट के या सिर्फ सेंटर के? दे आर जस्ट द पॉलिटिशियंस। क्या ये वाकई सेंटर लेफ्ट के हैं? क्योंकि अगर जैसे हमने पहले देखा इन द केस ऑफ अमेरिका, जैसे ओबामा था, तो उसका इम्पैक्ट तो वर्ल्ड पर बड़ा डिजास्ट्रस था। या अगर हिलरी क्लिंटन वाजंट इन द पावर, बट उसका भी किरदार बहुत भयानक था। इन द केस ऑफ ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर, तो वो भी क्या ये वाकई वैसे सेंटर लेफ्ट के हैं या सिर्फ सेंटर के हैं? और क्या जो वाकई ट्रेडिशनल पैरामीटर्स हैं टू जज अ पॉलिटिकल पार्टी, वेदर इट इज अ राइट विंग अलाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी और लेफ्ट विंग, क्या ये वाकई फिजिबल और वायबल है इन द फ्यूचर एंड इन द प्रेजेंट एज वेल? गुड क्वेश्चन, जिंदाबाद। सरमद निजामी है ना, कोई ऐसा वैसा तो नहीं? फिर गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो पुत्र, एक तो जो अभी मरियम भी बात कर रही थी कि राइट को रिप्लेस करने के बावजूद हमें नजर आता है कि कंटिन्यूटी ऑफ द राइट विंग पॉलिसीज, उसके बावजूद हमें लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट की गवर्नमेंट्स में भी नजर आ रही है। आपने भी तकरीबन उसी से आगे बात की कि ये वाकई ये लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट है भी सही है, खाली सेंटर के हैं। एक बात इनकी अगर सिर्फ पॉलिसीज को देखा जाए तो हमें पता लगता है, रेटरिक को नहीं, पॉलिसीज को देखा जाए तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी पॉलिसीज वो ग्रे में है। यू कैन नॉट टेल। जब 2008 से 13 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो एक दिन पीपल्स पार्टी ने यौम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के तौर पे मनाया था पीपल्स पार्टी ने। तो वो तो शायद फजलुर रहमान गवर्नमेंट में हो, तो वो तो ऐसा कर सकता था। पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्यों किया था? पीपल्स पार्टी जो हमेशा से एस्पाउस करती है कि उसे सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट होना चाहिए, अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करती है, उससे
फोर्स ऑफ सर्कमस्टांस की वजह से वो दिन मनाना पड़ा था, क्योंकि मुल्ला को कुछ क्वार्टर्स ने इशारा कर दिया हुआ था टू रॉक द बोट। फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से उसे वो दिन मनाना पड़ा था, बट स्टिल वो किसी भी तरह लेफ्ट लीनिंग या सेंटर लेफ्ट पार्टी का एक्शन नहीं हो सकता था। वो रिस्पॉन्स डीलिंग विद दैट सिचुएशन वो किसी तरह सेंटर लेफ्ट या लेफ्ट लीनिंग पार्टी का नहीं हो सकता था। नवाज शरीफ जब 13 से 18 के दरमियान गवर्नमेंट में था तो उसने विमेन प्रोटेक्शन बिल पास किया था। विमेन प्रोटेक्शन बिल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किया था, जो एक कंजर्वेटिव और उसने कभी भी अपने आप को लिबरल या सेक्युलर कहने की कोशिश भी नहीं की, जिताने की भी उसने कोशिश नहीं की, लेकिन उसने विमेन प्रोटेक्शन बिल। हम गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शंस को इन ऑफिस जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो राइट की पार्टी थी, ये तो कंप्लीटली लेफ्ट वाला काम कर रही है, ये लेफ्ट की पार्टी थी, ये कंप्लीटली राइट वाला काम कर रही है। तो राइट और लेफ्ट के दरमियान जो क्लियर डिमार्केशन है वो बहुत हद तक ब्लर हो चुकी हुई है। राइट और लेफ्ट के दरमियान इसका एक फैक्टर तो मैंने आपको पहले बता दिया, अभी जब गप लगाते हुए मैंने कहा कि देयर इज जस्ट वन फोर्स इन द वर्ल्ड, कैपिटल। कैपिटल ने डिटरमिन करना है, कैपिटल ही एक फोर्स है, उसने डिटरमिन करना है। अगर वो एक उसने ठानी हुई है किसी राइट फिंगर को इक्तदार में लाने की अगर उसने ठान ली हुई है तो नोबडी कैन स्टॉप इट। और अगर कोई और राइट फिंगर के अलावा कोई और पावर में आ रहा है तो इसका मतलब है कि कैपिटल डिड नॉट वांट टू स्टॉप हिम फ्रॉम कमिंग टू पावर। खैर, मैं ज्यादा ब्लीक बात नहीं करना चाहता। हम उन फैक्टर्स को एक आध क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं जिनकी वजह से राइट और लेफ्ट की डिमार्केशन ब्लर हुई थी। वो फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, कौन से मारूजी हालात है, ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टांसेस, जिनकी वजह से राइट और लेफ्ट अपनी अपनी एक्सट्रीम्स से पुश होके सेंटर की तरफ आए हैं। जहां पर सिर्फ ये नहीं कि आप जो कह रहे हो कि सेंटर लेफ्ट खत्म हो चुका है और सिर्फ सेंटर है, मैं तो राइट की बहुत सारी चीजों को देखता हूं कि वो लेफ्ट पे जाके कर रहे हैं। ये फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं और इसके पीछे दो फैक्टर्स। असद बताओ। One, globalization, और नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये तो वो ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट हुई, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दूसरी बात सर ये कि इन जो लेफ्ट और राइट है उनको ये बात समझ में आ गई है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक को लेके कभी भी पावर में नहीं आ सकते। डेमोक्रेसी ना पुत्र, जी, डेमोक्रेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन, ये फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे सरमद के। ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज और डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से यू कैन नॉट अफोर्ड टू एलियनेट अ ग्रुप ऑफ वोटर्स, यू कैन नॉट अफोर्ड टू एलियनेट अ ग्रुप ऑफ विमेन वोटर्स। तो इसलिए आपको विमेन प्रोटेक्शन बिल लाना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी का, ये हालात का जबर जो आपके बाबा कहते थे सरमद, ये हालात का जबर है, ये फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस है। ये उन सर्कमस्टांसेस की पुश की वजह से these are being pushed to the center। हम ये नहीं कहेंगे कि totally left has been replaced by center, left has been replaced by center, या left has ceased to exist। लेफ्ट और राइट के फीचर्स भी अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। हमजा का क्वेश्चन ले लें। So about fear mongering, इसका fear mongering से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, which has persisted throughout the West against the communist regimes। के
कोल्ड वॉर के बाद से एक तो बहुत ज्यादा खौफ फैला दिया गया कि कम्युनिज्म ये कर देता है, ये करता है, और एग्जिस्टिंग जो भी कम्युनिस्ट रिजीम है जो कि कम्युनिस्ट नहीं है कहीं से भी, उनको भी दिखा के अमेरिकन को पर्टिकुलरली डराया जाता है कि ये देखो बर्नी आ जाएगा तो ये नॉर्थ कोरिया बना देगा अमेरिका को, ये देखो नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है और वहाँ पे तो कोई किसी भी किस्म की लिबर्टीज नहीं है और इस तरह की। तो बहुत ज्यादा इसको वो क्या कहते हैं, इट वाज लिटरली ईटिंग इनटू देयर वोट्स, बहुत ज्यादा वोट्स उनको। मतलब मैं रिसेंटली जर्मी कॉर्बाइन की एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो वहां पे वो कहना चाह रहा था कि ये नेटो की एक्सपेंशन की वजह से रशिया कर चुका है इसमें, वो कहना चाह रहा था, लेकिन वो इंटरव्यू उसको पुश कर रहा था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था क्योंकि उसको पता था कि इसका बैकलैश बहुत ज्यादा आना है पूरे उसमें यूरोप के अंदर। तो इस तरह की बैकलैश को तो क्या कहते हैं सबड्यू करने के लिए अब वो इतना अवॉइड करने के लिए, हाँ जी, अवॉइड करने के लिए ब्लेटेंटली परस्यू नहीं करते और बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म को या नियो लिबरलिज्म को की जो प्रेमिस है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब उसके आगे ही कुछ उसके बीच में ही कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन शाबाश, गुड। नियो लिबरलिज्म तो प्रेमिस वही है, प्रेमिस जो ग्लोबल इंटीग्रेशन की जहां हमने बात की, तो यू कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द कैप्सूल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो एक होल वही है जहां पर नियो लिबरल प्रिंसिपल्स ही, नियो लिबरलिज्म, इस पे हम बाद में गप लगाएंगे, बच्चे कुछ नए बैठे हुए हैं, हम उनको थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। नियो लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म दोनों एक ही चीज होते हैं। ये लिबरलिज्म इकोनॉमिक, व्हेन वी गो इनटू द इकोनॉमिक डोमेन, तो लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म दे आर द सेम थिंग। तो लेकिन हम इसमें अभी नहीं जाते। प्रेमिस वही है, जब प्रेमिस वही है तो सरमद ये देखो ना कि जब प्रेमिस दोनों ने खेलना, वही पिच कौन प्रिपेयर कर रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, लेकिन पिच तो जितने भी मैचेस हैं उसके लिए आईसीसी डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो इंडिया प्रिपेयर कर रहा है। या कहने का मतलब ये है कि जो आपके वेरिएबल्स ऑफ द प्लेइंग फील्ड हैं, वो दे आर डिटरमिन्ड बाय नियोलिबरल इकोनॉमिक्स। तो इसलिए हमें इनके बहुत ग्रे एरियाज नजर आते हैं। सरमद, कुछ और कहना चाहते हो? जी सर, one last question. That is, how do you see the coming in power of the Gabriel Boric of the Chile? आप उसको कैसे देखते हैं? पुत्र, मैंने आई हैव नॉट रेड अबाउट हिज हिस्ट्री और चिली की इकोनॉमी को अभी मैंने नहीं पढ़ा, और जब तक मैं किसी कंट्री की इकोनॉमी को ना पढ़ लूं, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना खुश होना चाहिए, कितना उदास होना चाहिए। तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट। आप हमें बल्कि बताओ कि व्हाट हैज बीन सेड अबाउट हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसका एक बड़ा फेमस उसने सेंटेंस कहा है कि चिली वाज द बर्थ प्लेस ऑफ न्यू लिबरलिज्म, नाउ इट विल बी द ग्रेव ऑफ द न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। सो ये उसने कहा, बट इफ वी सी हिज सपोर्टर्स, हु आर दे? सो 10-11 साल पहले उसकी तारीख शुरू हुई स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज से, तो वो पॉपुलर होती गई, एंड देन उसमें कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स वो शामिल होते गए। वो सारे थे लेफ्ट लीनिंग पार्टी ऑब्वियसली है, एंड देन उसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसकी पार्टी में, जो वो थे, वो चिली के वो वाले लोग हु आर द नेटिव्स एबोरिजिनल्स ऑफ द चिली, वो उसके साथ उसके सपोर्टर्स थे, और he won with a very thin margin of 0.something%. So I और guess ये जो था जिसको पिनोशे ने हटाया था, उसका क्या नाम था? सल्वाडोर अलांडे। उससे क्या ताल्लुक है इसका? उससे ताल्लुक का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, उसको अपना मानता तो उस्ताद है।
उस्ताद मानता है, हाँ। उसकी पोती इसकी डिफेंस मिनिस्टर है। ऑलराइट, ठीक है, यस, गुड गुड कंट्रीब्यूशन सरमद। चलो जी, वी हैव टू सी, हाँ कुछ कहना चाहते हो सरमद और? नो सर, ओके, तो I will leave you today with the message that we need to know about everything which goes on around us. हमें लोकल लेवल पे खान साहब ने 25 को धरने की कॉल दी हुई है। लोकल लेवल पर जो हो रहा है नेशनल लेवल पे, जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में जो यूरोप की मेजर कंट्रीज में, अभी हमें लैटिन अमेरिका के बारे में बताया सरमद ने, जो मेजर डेवलपमेंट्स दुनिया में जहां कहीं भी हो रही हो, यू एज prospective candidates of written या of interview, you have to know about them and you have to have an opinion about them. तो जरा अब अपने पर फैलाने शुरू करो, complacency की गुंजाइश नहीं है। You cannot just rest on your oars का मुहावरा होता है असद, कि जी वो थक गया कश्ती चला चला के, अब चप्पू सर के नीचे रख के सो रहा है। You cannot rest on your oars. You have to brace the next challenge which is coming your way. मरियम से और तिहामा से हम बात करते हैं और फिर we will call it a day. मरियम, एक तो देखिए, मैं अपना सबको आज निकालती हूँ और पढ़ने बैठती हूँ, और ठीक है, शाबाश। तो मुझे टीचर्स ने कहा था कि एक हफ्ता रेस्ट करो, उसके बाद पेपर डिस्कस करेंगे, तो मैं बिल्कुल आपके रेस्ट के हक में हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेस्ट वही होता है जिसमें आप टोटली अपडेटेड रहो अबाउट द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ तो रेस्ट का भी कॉन्सेप्ट ये है, टोटली अपडेटेड रहना अबाउट द वर्ल्ड, डू नॉट मिस आउट ऑन एनी डेवलपमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह। सर, दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस क्लास में प्रीवियस पेपर ऐसे क्या था, अगर उसको डिस्कस कर दें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलो मैं करूंगा। मैं दरअसल कल हो रही है ओरिएंटेशन सेमिनार है, कुछ नए बच्चे एक्सपेक्टेड हैं, तो आपने कौन सा टॉपिक किया है? डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, और आपने तो ग्लोबल इकोनॉमी का किया सर, और चाइना वाला? ठीक है, चलो हम करते हैं ये टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। लेट द स्ट्रेंथ बिकम अ बिट रीजनेबल, तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। ये जो है तिहामा आजम। अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, it वालेकुम was my अस्सलाम। first class, so it was a lot for me. I wanted to ask ठीक है, which sources should we follow? One is Dawn, and for the international news, which sources should we follow? So BBC। this one. जो ये है, आपका नाम तिहामा ही है? जी सर, तिहामा। ठीक है, अच्छा। जो डॉन है उसको फ्रंट पेज, बैक पेज, इंटरनेशनल पेज, इनकी तो आप सिर्फ जो हेडलाइंस हैं वो देख लेंगे और न्यूज आइटम्स, और जो एडिटोरियल पेज है, पेज 6 और 7 होता है मेरे ख्याल में, वो आपने पूरा पढ़ना है। पेज 6 एंड पेज 7, दिस इज पेज 7 और ये है पेज 6। इसमें पेज 6 में ये 3 एडिटोरियल्स होते हैं, इनको, और ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं। इस आर्टिकल को आज मैंने डिस्कस किया है, व्हाइट नाइट। तो जो एडिटोरियल्स हैं और आर्टिकल्स हैं, ये आप थरली पढ़ोगे। इसमें काफी कुछ, अब जिस तरह द ग्रेट रिप्लेसमेंट थियरी जो है, ये इस आर्टिकल में दी हुई थी,
इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेशनल इश्यूज को ही कवर किया हो, इंटरनेशनल इश्यूज भी कई दफा इन्हीं एडिटोरियल्स में कवर होते हैं। तो बीबीसी उसके अलावा आप रेगुलरली देखेंगे। बीबीसी देखने से, सुनने से आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है और करंट अफेयर्स भी आपके ग्रिप में आते हैं। तो ये अभी फिलहाल करो, लेकिन जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनको यू हैव टू मेक अ रिकॉर्ड। अभी तो मैं सिर्फ एल्बनेजी के नाम की प्रोनाउंसिएशन पे बीबीसी पे एक आर्टिकल पढ़ के हटा हूं। तो यू हैव टू नो व्हाट इज गोइंग एंड व्हाई इज इट इंटरेस्टिंग। तो अभी ये करें। आपको मजीद जो नए बच्चे हैं उनको आई वुड एडवाइज कि कल जो ओरिएंटेशन है वो भी आप लोग नए बच्चे उसको भी, उसमें भी शामिल हो। ओरिएंटेशन सेमिनार में भी, उसमें भी कुछ पीसेस ऑफ एडवाइस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। और फिर जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उससे आई विल स्टार्ट गाइडिंग यू with the proper context। ठीक है अब्दुल राज़िक, चलो आखिरी बात आपकी सुन लेते हैं। सर आपने 2 चीजें दी थी। कौन सी? एक सर वो उसका मैंने लेक्चर भी तैयार किया हुआ है। अच्छा, NFC अवार्ड। शाबाश, ये तो अब बता रहे हो, अब जब क्लास का टाइम खत्म हो गया है। चलो ये हम NFC अवार्ड आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो हम नेक्स्ट वीक इसी से गप लगानी शुरू करेंगे। और दूसरा क्या नेक्स्ट देंगे सर? नेक्स्ट का मैंने पूछना है कि नेक्स्ट देंगे आप? दूसरा क्या था आप कह रहे हैं? 2 चीजें मैंने दी हुई थी, पहले दूसरी बताओ। एक तो दी थी सर, दूसरी चीज दूसरा मैंने याद नहीं किया सर, वो और नहीं दिया था। अच्छा चलो, अभी तो आप ना पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि जो सर्कुलर डेट है उसके बारे में पढ़ के आओ। वो पढ़ा आपने अब्दुल राज़िक? नहीं सर, नहीं पढ़ा सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट के बारे में हमने कुछ गप लगाई थी कुछ, तो उसके बारे में आप डेटा इकट्ठा करेंगे। सर्कुलर डेट क्या है, कितना हो चुका है, पूरे डेटा पॉइंट्स वो इकट्ठे करें। और फाइनली जो आज हमने जो एरियाज कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने डिस्कस किए हैं, जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उनके बारे में पढ़ के आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। चलो वेलकम जी। असद, इस बात करनी थी कि इस मर्तबा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला क्वेश्चन फाइनली उससे रिलेटेड एक आ गया था, करंट अफेयर्स। जी क्या आया था? सर अब वो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पूछा था कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे हैं, तो आपको सर ये मुझे जरा ना आप शेयर करो पेपर मेरे साथ, मुझे व्हाट्सएप करो। जी सर, मैं आपको करता हूं। ओके सर। ठीक, ओके जी। आयशा, आपसे आखिरी बात है बेटा। सर मैंने आपसे कहना था कि लास्ट क्लास में तो आपने हमें जो 2 टॉपिक्स दिए थे उसमें तो इस्लामाइजेशन था साथ में, और सर्कुलर डेप्थ तो उससे पहले वाली क्लास में था। जी ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस्लामाइजेशन कौन सा आपने प्रिपेयर किया हुआ है? जी चलो हम इस्लामाइजेशन, आप मुझे याद कराओगी जब अगली क्लास में जैसे ही हम आते हैं, आप मुझे इस्लामाइजेशन का याद कराओगी। उस पे जो आपकी तरफ से मजीद इनपुट आएगा, इन एडिशन टू व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, आई वुड लाइक टू सी कि आपने मजीद ऑनलाइन क्या रिसोर्सेज देखे हैं और आपने मजीद क्या प्रिपेयर किया उसमें। सर इसके अलावा आपने कहा सर्कुलर डेप्थ, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमने ये 3 टॉपिक्स करने हैं। जी, और इसमें DEBT में बी साइलेंट होता है, इट इज डेप्थ नॉट डेप्थ। ठीक है,
तो ये तीनों सर। टॉपिक्स भी आप लोग करेंगे और जो आज मैंने बताई हैं चीजें ये भी इनके बारे में पढ़ के आओगे। चलो, वी शैल सी यू नेक्स्ट वीक।